अगर डिबेट करी जाए ना और एक लाइन ये हो कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, हाँ या ना, आपकी क्या राय है, तो ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ, सच में बहुत तरह के लोग हैं, वो ये कहते हैं सिर्फ मन से बनाई बातें होती हैं, किस्से कहानियाँ होते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, सब कुछ ऐसे ही है। और दूसरे वो लोग हैं कहते हैं कि 100% सच है, ऐसा होता है, ये शक्तियाँ एग्जिस्ट करती है, भूत प्रेत आत्मा कंठ पिशाचनी जिन छलावा, ये सब आपके हमारे बीच हैं। और इसमें न जाने फंस के लोगों ने कितने समय कितने पैसे बर्बाद कर दिए। हर तरह के लोग हैं। आपकी क्या राय है बताना ज़रूर। खैर, आप पहली बार आए, नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ, यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। ये चाचा के फैक्ट्स है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर मिलवाता हूँ सौरभ से। फर्स्ट पार्ट में एंड में ये और इनके बड़े भाई आए थे ऑटो की चाबी वापस करने, लेकिन बड़े भाई ने अंकल जी को और सौरभ को दोनों को सरप्राइज कर दिया था कि कल से ये ऑटो नहीं चलाएगा इसका, बस ये आज फर्स्ट और लास्ट डे था। अगर कभी किस्मत रही तो हम खुद खरीद लेंगे, किसी से भाड़े पर मिल जाएगा वो चला लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। अंकल जी ने इसे कन्विंस करा और कहा कि बेटा, मैंने देख तेरे को जो रूट बताया था, जिस पर तुझे चलना था, जो तुझे लिखवाया था, उसमें कहीं पर भी मैंने तुझे उस वाली रोड के लिए नहीं बोला था कि जाना है। तू अपने आप उस तरफ जाने की सोच बनाए बैठे है। अब इसमें हमारी क्या गलती, हमने तेरे को सब कुछ सच बताया था। नहीं काका, आप कुछ इस विषय में बता सकते हो। उन्होंने कहा बता तो सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बाद तुझे दिन में भी डर लगने लग जाए। अब बड़े भाई ने भी कहा कि नहीं, मैं इन चीज़ों को नकारता तो नहीं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इनके बारे में कुछ भी जानने में। छोटे तू चल मेरे साथ। अब ये दोनों जाने वाले थे, तभी अंकल ने कहा, काका जी जो थे, बेटा तेरे को सुनना चाहिए। अब जब तूने जिक्र कर दिया है तो पता होना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लोगों को दो तरह से परेशानी हुई है। एक महिला है जो कि ऑटो में आती है, लिफ्ट मांगती है, और उसके बाद उस ऑटो के साथ दुर्घटना होता है। और ये एक नहीं, कम से कम 100 ऑटो के साथ हो चुका है। मजाक समझते हैं लोग, लेकिन जो ऑटो चला रहा है उसे तो पता है ना कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ लोग गुजर गए और कुछ लोग बच गए हैं। जो बच गए उन्होंने वो रूट हमेशा के लिए छोड़ दिया। दूसरी समस्या, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, ये ऑटो के सामने जस्ट ऐसे आते हैं जैसे कोई प्रकट हो गए हो। एक मिनट, ये जो आप कह रहे हो ऐसा तो कुछ मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने 3 लोग देखे थे और वो 3 आदमी थे जो मेरे घर के पास थे, और मैं गिर गया था एकदम, साइकिल चला रहा था। वो सबसे पहले दिन की बात है। बेटा वो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बेटा जो घाट का प्रेत होता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो घाट से ज़्यादा दूर नहीं जाता। मैं शमशान घाट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसे ना अभी तक कोई डर नहीं लगा था, लेकिन अब पता नहीं सौरभ को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो कहता है कि आप ये बार बार इनके बारे में बात मत करो, मुझे अब डर लग रहा है। भाई ने कहा कि तुझे डरने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तेरे साथ। अंकल जी, हम ऑटो नहीं चला पाएंगे, और थैंक यू आपने जो बताया, अब चलते हैं। उन्होंने कहा बेटा एक मिनट, तुम आए किस तरफ से हो? तुम्हारा घर भी तो घाट के उधर है। हाँ तो अब रात काफ़ी हो गई है, तुम दोनों यहीं रुक जाओ। नहीं नहीं, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप समझो मेरी बात को, अभी भी आप उसी तरफ से जाओगे ना? हाँ तो हम न जाने कितनी बार उस रास्ते से आए गए हैं, आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, जिस जगह के बारे में प्रेत वाली बात आपको पता हो तो उसके बाद हवा से हिलते पत्ते भी प्रेत का खेल लगता है। आपको डर लग सकता है और आदमी डर में गलत कदम उठा दिया करता है। अरे हम किसी से नहीं डर रहे, हम दोनों भाई सक्षम है, 1 और 1 11। भाई तू खड़ा हो। छोटा भाई खड़ा हुआ और वो जैसा बड़े भाई ने बोला वैसा करना है। जैसे ही चलने लगे तो काकी ने कहा कि 1 मिनट सौरभ, इधर आ। मैंने तुझसे क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए सब कुछ ठीक रहना चाहिए, ऑटो को परेशान नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है, अपने बच्चे की तरह हमने रखा है, और हमारे पास जीने का यही सहारा है। लेकिन साथ ही साथ तेरे को एक और बात बताओ, तुम्हारे पीछे काका भी बहुत चिंतित थे कि छोटा है बच्चा, सब कुछ ठीक रहेगा, भाई हर तरह की सवारी, दुनिया भर के लोग। लेकिन ये जो बात छिड़ी है इसे पूरी सुन के तो जा। काकी हम
सिर्फ अपने भाई और माता पिता की सुनते हैं। आपके और काका का मान सम्मान अभी भी करता हूँ, लेकिन मुझे ये बातें नहीं सुननी। भाई ने मना कर दिया तो नहीं सुनूंगा। काकी ने न जाने क्यों, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है मुझे नहीं समझ आता, या इनके पास भी किसी तरह की कोई शक्ति थी। उन्होंने अंदर आकर एक कुर्सी पर इस तरह से हाथ, जैसे हम किसी के बैठने से पहले सफाई कर देते ना कि भाई बैठ जाओ, आप धूल होगी तो बैठ जाओ। काकी ने इस तरह से एक कुर्सी को करा और कहा कि आइए बैठिए। जैसे ही बोला ये चुपचाप अंदर जाकर बैठ गया। अब भाई देख रहा है ये क्या हुआ है। भाई ने उसे बोला कि चलना नहीं है क्या? हाँ चल रहे हैं अभी काकी की, और मैं काका की पहले बात सुनूंगा। भाई उसके पास जाकर खड़ा हो गया और देख रहा था कि ये, मतलब जैसे उसका दिमाग एकदम से पलट गया हो। काकी ने इसे बहुत सारी बातें बताई, साथ ही साथ इसे कहा कि अब तुझे उस रूट पर कम से कम 7 दिन ऑटो चलाना पड़ेगा, और 7 दिन में अगर तेरे साथ कोई समस्या नहीं हुई तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे क्यों चलाना होगा ये तो बताइए। बेटा हमने तेरे को ये बताया था कि वो घाट से प्रेत दूर नहीं आते, लेकिन जब तू और तेरा भाई उठकर जा रहे थे तो हमने बाहर उन्हें खड़े देख लिया। लेकिन मैं तो उधर गया ही नहीं हूं, तो मेरे पास कैसे आ सकते हैं? उन्होंने कहा प्रेत को समझना किसी के बस की बात नहीं है। हमने जो सुना वो तुझे बताया था, लेकिन ये आज हम पहली बार देख रहे हैं कि हमारे घर तक ये हमें दिखे। तो तुझे ये बात तो समझनी चाहिए जो हम बता रहे हैं। जो बड़ा भाई है वो बस इनकी ना बातें, या ये कहूँ कि फालतू की बातें सुन रहा था। उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था जो काकी कह रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ पिक्चर की कोई स्टोरी सी लग रही है। तुझे 7 दिन ऑटो चलाना पड़ेगा और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, सिर्फ पिक्चर की कहानी। काका ने कहा कि तुम्हारे को ये पिक्चर की कहानी हो सकता है कि लग रही हो, मनगढ़ंत लग रही हो, लेकिन बेटा जैसा हम पहले भी अनुभव कर चुके हैं उसी हिसाब से बता रहे हैं। पहले भी एक लड़का ऐसे ही आया था, तुम्हारी सी उम्र का था। उसने भी ये गलती करी थी, उसे हमने बताया था, लेकिन वो बात माना नहीं और उसके साथ समस्या हुई। 3 साल लगे उसको इस परेशानी से बाहर आने में। तुम्हें सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, हो सके तो किसी से बाहर जाके पूछना जो उस घाट के पास का रहने वाला हो। अच्छा खासा घर का लड़का उस घाट के आगे बाहर जमीन पर बैठ गया था, लोगों से रुपया 2 रुपया मांगता रहता था। मतलब जो लड़का ठीक ठाक था वो शमशान घाट के आगे बैठकर भीख मांगने लग गया था, आप ये बोल रहे हो? हाँ बेटा, और उसकी समस्या ना जाने क्या हो रही थी, और वो ऐसे वक्त आता था जिसे सब लोगों ने फिर ये कह दिया कि इसका शायद मानसिक संतुलन खराब है। अगर किसी को इस तरह से मदद मांग के ही रुपया 2 रुपया इकट्ठा करना है, जिसे हम भीख कहते हैं, तो वो दिन दोपहर शाम बैठेगा ना, वो रात 12 बजे के बाद आता था। उसके साथ क्या हो रहा था किसी को नहीं पता, लेकिन उसका ये कहना है कि मैं अपने मन से नहीं आता, मुझे कुछ लोग लेकर आते हैं घर से। मैं नहीं चाहता यहाँ पर आकर इस तरह से बैठना। रोज़ शर्मिंदा होता था, रोज़ सुबह उठकर शर्मिंदा ऐसा होता था कि मतलब रोने लग जाता था। परिवार के सामने, लोगों के सामने ना जाने कितनी बार रोया है, और लगातार उसके साथ होता था। घर वालों ने बहुत कोशिश करी उसे रोकने की, लेकिन घर पर रुकता था तो वो चीखने चिल्लाने लगता था। यहाँ पर आकर चुपचाप नॉर्मल बैठता था। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उसके माता पिता भी उसके साथ यहाँ तक आते थे, और वो बस पास में बैठे इंतज़ार करते थे कि कब इसके ऊपर जो एक अजीब सी हवा है वो हटेगी और ये घर चलेगा। ईश्वर की कृपा रही और वो ठीक हुआ। तो मैं अब जो तुम्हें कह रहा हूँ इसका बस ध्यान रखना। अब ये बात सुनने के बाद ना मन में डर बैठ गया कि ये क्या बात है। बड़े भाई के साथ ये अपने घर वापस लौट आया। काका ने 2-3 किस्से और बता दिए थे जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। उनका ये कहना मतलब समझ के बाहर था कि वो तुम्हें देख चुके हैं, उनकी बात तुम कर चुके हो, तुम उनकी नज़र में आ चुके हो, तो वो अब तुम्हारे घर तक आएंगे, तुम्हें तुम्हारे घर में दिखेंगे, ऐसा कुछ बता रहे थे। और देखिए इन बातों पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। जैसे आपको यकीन नहीं, ऐसे मुझे भी नहीं हो रहा था। लेकिन सौरभ का ये कहना है कि नितिन भाई, मैंने घर आकर अपने बड़े भाई के साथ सारी बातें घर वालों को बताई। भाभी ने सुना, माता पिता ने सुना। उन्होंने कहा देख, कहने और समझाने वाले तो बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग बातें भी बना देते हैं। वो शायद अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए तुझे डरा कर ये सारी बातें करना चाहता हो। तो बड़े भाई ने कहा कि मम्मी पापा आप उनसे मिले नहीं हो, लेकिन वो सज्जन लोग हैं,
अम्मा बाबूजी बिल्कुल आपके जैसे हैं, झूठे तो बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन बस ये बात अजीब लगी कि तुम्हें तुम्हारे घर में दिखेंगे। और उन्होंने चलते वक्त ये बोला था कि अगर तुम्हें आज घर में दिख जाएं कुछ ऐसे लोग जिन्हें तुम नहीं जानते, तो कल सुबह आकर मुझसे मिलना जरूर, और कल से ऑटो चलाना शुरू करो 7 दिन के लिए। बात घर वालों को भी अजीब लग रही है, डर उन्हें भी लग रहा है कि क्या बोल रहे हो। खैर, खाना वगैरह खाओ और सो जाओ, देर बहुत हो गई है, रात बहुत हो गई है। दोनों भाई ने खाना खाया तो जो छोटा वाला भाई है वो माता पिता के पास ही सोता है, सौरभ। उनसे कहता है कि पिताजी अगर कुछ भी मुझे अजीब सा लगा मेरे को आप संभाल लेना। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बस परेशान मत हो, आंखें बंद कर और सो जा। अभी ये बात कर रहा है, जगा हुआ है, माता पिता भी जगे हैं और बड़ा भाई भी अपने कमरे में जाकर लेटा ही था, उनके 2 बच्चे उन्हीं के साथ सोते हैं। तभी धीरे से क्या बोलता है कि पिताजी ये जो आपके सिर के पास खड़ा है आदमी, ये कौन है? बेटा बेकार की बात मत कर। अब ये घबरा कर चिल्ला गया। तभी बड़ा भाई भागा आया उसके पास और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहा है, सब ठीक है? उसने कहा भैया कल सुबह अम्मा बाबूजी के पास जाना पड़ेगा और मैं कल से ऑटो चलाऊंगा। मैं ये सब कुछ अपने साथ, अपने परिवार के साथ नहीं होने देना चाहता भैया, मुझे आदमी दिखाया घर में। यहाँ पिताजी हंसकर कहते हैं कि ये नाटक मत कर। पिताजी मैं मजाक नहीं कर रहा, माँ आप समझाओ। माँ ने हंसकर कहा कि अरे ये नौटंकी तुम दोनों कुछ सोच कर आए थे, क्या करनी है? कुछ भी नहीं है घर में, तुझे दिख रहा है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तभी भाभी के चीखने की आवाज आई। अब ये सारे लोग उनके पास गए तो वो कहाँ पर आई थी, दोनों बच्चे उठ गए थे और वो बड़े घबरा रहे थे। पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैंने मतलब जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से कोई औरत इस दरवाजे से चलती हुई आई है और बेड तक आई और फिर उसके बाद नहीं दिखी। अब तुम ये सब बात मत कहो बहू, सब कुछ ठीक तो है? अम्मा जी नहीं, हमारे घर में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब भाई को भी नहीं समझ आ रहा कि सिर्फ दिखना सौरभ को चाहिए था। सौरभ भी देख चुका, मेरी धर्मपत्नी भी देख चुकी हैं, यानी वो जो अम्मा बाबूजी कह रहे थे उनकी बात में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है। अब सभी लोग जो ये डर रहे हैं ना, अपने घर में देखिए इस तरह से किसी को देखकर वास्तव में ही डर लगेगा। चलिए कोई हो सकता है कि अनजान व्यक्ति आपके घर में किसी तरह से घुस गया हो, लेकिन वो गायब तो नहीं होगा ना। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। बहुत देर तक ये लोग जगे रहे, ना जाने कितनी बातें होती रही। उसके बाद तकरीबन रात का 1:30-2 का वक्त था। आंखें भारी हो रही थी, नींद बहुत तेज आ रही थी। सौरभ को अम्मा बाबूजी ने मतलब थोड़ा सा सिर पर हाथ फेरते हुए कि बेटा सो जा, कल जाना उनके पास और बात करना, लेकिन अभी सोना ज़रूरी है। अभी आंख बंद करके मतलब कोशिश कर रहा था सोने की, लेकिन वो जो माँ के हाथ थे ना, जो कि सिर पर माँ फेर रही थी, वो नरम थे, कोमल थे, प्यारे थे, लेकिन एकदम सिर में इसके चुभन महसूस होनी शुरू हो गई। इसने कहा माँ थोड़ा धीरे धीरे, और मैया मतलब मेरे को चुभन हो रही है, आपके हाथ में कुछ है क्या? इसने धीरे धीरे आंख खोली तो ये माँ नहीं थी, ये कोई अजीब सी औरत है। चेहरा बड़ा डरावना है और उसके दांत बाहर हैं, एक आंख उसकी बिल्कुल वाइट है। इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना भयानक कोई चेहरा देखा था। माँ आप कहाँ पर हो? और मैया पिताजी जो है वो तो 10-15 मिनट पहले सो चुके हैं। इसने गोदी में जो सिर रखा हुआ है, क्या ये प्रेत है? भाई इसे देखने के लिए वैसे ही आ गया कि अब ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उसके कुछ फुसफुसाने की सी आवाज़ आ रही थी। भाई ने देखा तो वास्तव में कोई औरत बैठी है और उसकी गोदी में इसका सिर है। और भाई कहाँ पर आए? सौरभ की यह हालत देखी, अब बड़े भाई को नहीं समझ आया कि मैं यहाँ क्या करूँ। ये मतलब भूत प्रेत कैसे भगाए जाते हैं, हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्या करें। बड़ा भाई अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि मैं कैसे इसकी मदद करूं। तभी इनके बड़े भाई की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने धीरे से आकर पूछा कि क्या कर रहे हो आप? इसने पलट कर देखा तो वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा भाई अविनाश सौरभ को देख रहा था, वो डरावनी सी औरत को देख रहा था। तभी इनकी धर्मपत्नी की आवाज़ आई। बहुत धीरे से उन्होंने एक सवाल किया, क्या हुआ, क्या देख रहे हो आप? 1 मिनट अभी तुम चुप रहो, मैं सोच रहा हूं कि इसकी मदद कैसे करें। इसने इतना ही बोला था, इनकी धर्मपत्नी की आवाज आई हंसने की।
और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दबी दबी हंसी में, मतलब इसका मजाक उड़ा रही हैं। ये बेकार की बात मत करो, इसमें हंसने की क्या बात है। इसने जब पलट कर देखा तो पीछे इनकी धर्मपत्नी खड़ी नहीं है। ये दबे पांव अपने कमरे गया तो इनकी वाइफ, बच्चे सब सो रहे हैं और इसे 100% क्लियर है कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। खैर, अब यहाँ से जब बाहर वाले कमरे में आया तो सौरभ आराम से सो रहा है, माता पिता सो रहे हैं और इसे ये पक्का था कि मैंने किसी औरत को देखा है। ये धीरे से सौरभ के पास गया, उसे जगाने की कोशिश करते हैं। सौरभ, इनके भाई को पता है कि सो नहीं रहा, लेकिन उसने सोने का नाटक करा। बड़े भाई अविनाश ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे इस बारे में। अपने कमरे में आया और रात भर इसे नींद ना आए। जैसे तैसे करके इसकी आंख लगी थी सुबह 4:30-5 बजे के आसपास। 7 बजे उठ गया। घर में सभी को बुलाता है और कहता है कि जैसे ही बालक स्कूल जाएंगे उस वक्त मुझे सभी से कुछ बात करनी है, ज़रा ज़रूरी है। बच्चे जैसे ही स्कूल गए सबको अपने सामने बिठाता और कहता है कि मैंने रात ये सब कुछ देखा है। भाई ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं करा। उन्होंने कहा क्यों झूठ बोल रहा है, जिस वक्त मैंने देखा है उस वक्त तेरी आंखें खुली हुई थी और तू भी उसे देखकर कांप रहा था, डर रहा था। मैंने तुझे देखा है, क्यों मम्मी पापा और अपनी भाभी के सामने झूठ बोलता है। इनकी वाइफ कहती हैं कि आपको ऐसा लगा होगा कि मैं उठकर आई थी, मैंने आपसे सवाल किया और मैं हंसी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मम्मी पापा ने कहा कि देख बेटा अविनाश, तू घर का बड़ा है, तुझे इस तरह की फालतू की बातें घर में नहीं बोलनी चाहिए जिससे लोगों के मन में डर और वहम बैठ जाए। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। आज तक कुछ हुआ था क्या? कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। माँ, आपने कहा था ना कि मैं धागा बनवा कर लाऊंगी, इसके हाथ में धागा बांधोगे। माँ ने कहा नहीं, वो तो मैंने तुम्हारा मन रखने को कह दिया था। मैं किसी ऐसे मंदिर में किसी पंडित को नहीं जानती जो हमारी इस विषय में मदद करे, और ये मन का वहम है, कुछ नहीं होता। बड़े भाई की जितनी जिम्मेदारी थी उसने निभा दी। वो तो चाह रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और इनका अगला फैसला ये था कि तुझे ऑटो चलाना चाहिए। लेकिन होता है कभी कभी आप सही काम करने में थोड़ा सा समय लगा देते हो। दोपहर बीती, नौकरी के लिए 10 जगह गया, कहीं से कुछ नहीं हुआ। शाम 5 बजे ये भी लौट आया, इसका भाई भी लौट आया। माता पिता सामने बैठे थे। बड़े भाई ने दोबारा कहा कि एक बार मेरी बात सुन लो, समझ लो, मैंने सुबह भी कोशिश करी थी, एक बार फिर करता हूँ। मम्मी पापा ने कहा कि अच्छा बता, तू क्या कहना चाहता है, तेरे मन में क्या है, हम क्या करें जिसकी वजह से तुझे लगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने कहा इसे ऑटो चलाने दो। भाई ने भी छुटते ही कह दिया, सौरभ ने, कि हाँ मैं भी यही कहना चाहता था कि मुझे ऑटो चलाने दो। मम्मी पापा ने कहा जिसको जैसा जो करना है भैया करो, हम तो समझा समझा के थक गए। पहली बात, उस आदमी का ऑटो तुम्हें उस जगह नहीं चलाना चाहिए। दूसरी बात, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। बाकी तुम दोनों जानो। ठीक है, ये ऑटो चलाएगा। बड़े भाई का इस वजह से कहना था क्योंकि उन्होंने कहा कि 7 दिन ऑटो तेरे को चलाना पड़ेगा, वरना वो लोग तुझे घर में दिखने लग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। सौरभ को भी दिख रहा था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। अविनाश ने क्लियरली ये कुछ चीज़ें डरावनी अनुभव करी थी। वाइफ की आवाज़ में बात करना, कौन कर रहा है, इसे छलावा भी कहते हैं। जो आपके अपनों की आवाज़ में बात करेगा ना, उसे छलावा कहते हैं। यहाँ से अम्मा बाबूजी के पास गए तो वो तैयार ही बैठे थे। उनके हाथों में चाबी थी और इसकी तरफ चेहरा करके कहते हैं कि इंतज़ार ही कर रहे थे तुम, थोड़ा देर हो गई आने में। हम ऑटो चलाएंगे और उस तरफ बिल्कुल नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा तुम चाहो ना चाहो डेली ऑटो उस तरफ से तो निकलेगा। नहीं, कोई मैं सवारी उधर की पकड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा बेटा जो मैं कह रहा हूँ इसे ध्यान से सुन लेना। अगर किसी सवारी को बैठाते हो तो उसके कहने से किसी और को मत बैठाना उस वाले रोड पर, मतलब जो शमशान घाट वाली रोड पर है। दूसरा, उस जगह ऑटो रोककर कभी कुछ खाना नहीं। और तीसरा, अगर तुम्हारे को वहाँ पर कोई भी मिलता है, शमशान घाट और पानी वाली जो जगह है उसके बीच में, आपको रोकने की कोशिश करता है, हाथ देता है, सवारी है, आप रोकना नहीं ऑटो। ये सब जब बताया था तो इनमें से कुछ तो फॉलो करता। ये सभी चीज़ें भूल गया घर से बाहर निकलते ही। अब ये दोनों भाई अपने घर आ गए थे। घर आने के बाद माता पिता को सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा हमारे को तो अब इस ऑटो वाले विषय में कोई बात करनी ही नहीं है, जो तुम्हारा मन करे करो। अब तुम दोनों काफ़ी बड़े हो गए हो तो हमारी राय का कोई महत्व बनता नहीं है। बस ये दिमाग में एक बात बिठा लेना, कोई भूत प्रेत नहीं होते। इंसान से ज़्यादा डरावना कुछ नहीं। अपना ख्याल रखो और किसी गलत से मत उलझना, क्योंकि रात बहुत भयानक होती है।
अगर गलत लोगों के साथ आपका संपर्क हो जाए। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा और मैं किसी से क्यों उलझूंगा। बड़े भाई ने समझाया, सौरभ देख, अगर कोई रुपया 2 रुपया कम देता है तो उससे रात में बहस करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे भैया आप सब मुझे ऐसे कहोगे तो मेरे से काम ही नहीं होगा, कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो। अगर मेरी रक्षा भगवान नहीं करेंगे तो भूत तो करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यही चल रहा है हमारे घर में। ये बेकार की बातें मत कर, और बार बार इनके नाम नहीं लिए जाते। नहीं तो वो सब बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा ठीक है। अब खैर ये यहाँ से ऑटो लेकर निकला है। ऑटो चलाते में तकरीबन इसे 11:30 बज गए। दिमाग में आया कि चलो वहीं पर चल के चाय कॉफ़ी थोड़ी सी पी ली जाए, एक आध रोटी पराठा खाया जाए, और फिर 2:30-3 बजे तक और चलाऊँगा। मतलब इसको आज की उम्मीद थी कि खींच खांच के मैं 4 बजे तक सुबह ऑटो चलाऊँगा, फिर घर जाकर आराम से सो जाऊँगा 8-9 बजे तक को। और इसके दिमाग में एक चीज़ और चल रही थी कि इसके साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर सकता हूँ मैं। भाई अगर कहीं लेबर का काम मिल जाए, कहीं मतलब डेली वेजेस वाली जो होता है, सामान उठाकर गाड़ी में चढ़ाने वाला जो होता है, वो अगर मिल जाएगा तो रुपया फालतू भी आ सकता है। खैर ये वहाँ ढाबे पर पहुँचा, इसे देखते के साथ ही वो भैया उसे बड़े खुश होकर कहते हैं, अरे सौरभ बेटा, सही हो तुम? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक चाय पिलवा दो। अभी गए हैं तुम्हारे सारे मित्र जितने भी उस दिन मिले थे ना, अभी गए हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक है ना बेटा? हाँ सब कुछ ठीक है। अब ये यहाँ चाय वगैरह पी रहा था तो एक बात बड़ी सी अजीब दिख रही थी। रोड के दूसरी तरफ बहुत घने पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जिसमें कुछ नीम के थे, कुछ पीपल के थे, और यूकलिप्टस बहुत सारा लग रहा था वहाँ पर। तो एक बड़े पेड़ के पीछे से ना बार बार एक महिला इसकी तरफ झांक रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे रुपया 2 रुपया मांगने वाले जो होते हैं। अब ये जब चाय पी रहा था तो इसके बिल्कुल पीछे इसका ऑटो खड़ा था, और रोड के उधर वो पेड़ है, यानी इसका चेहरा ढाबे की तरफ था। इसने उन भैया को बुलवाया कि भैया 1 मिनट मेरे सामने आकर बैठना। वो आकर बैठे। हाँ बोल, सब ठीक है? आप ना मतलब ध्यान से देखना, जो मेरे पीछे पेड़ है ना बड़े बड़े। हाँ बेटा, इनके पीछे से कोई औरत है ना जो झांक रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है वो रोटी मांग रही हो और मैं बुलाकर उसे रोटी खिलवा दूं क्या यहाँ? अब उन्होंने चारों तरफ पेड़ों की देखा, उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, फिर तू घर चला जा अगर तुझे कुछ अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं। अरे नहीं नहीं, इंसान है, कोई भूत प्रेत थोड़ी ना दिख रहे हैं मुझे। नहीं ये भूत प्रेत वाली बात नहीं है, अगर तेरे मन में कुछ ऐसा आ रहा है ना तो घर चले जाओ। कभी कभी हमें वक्त को समझ लेना चाहिए, बुरा वक्त आने से पहले इशारे दे दिया करता है। तू घर चला जा। नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस मैं तो आपसे कह रहा था कि क्या वो औरत अभी भी खड़ी है? तो उन भाई साहब ने कहा कि कोई औरत नहीं खड़ी है। अब इसने पलट कर देखा तो वो बिल्कुल ही ऑटो के पास खड़ी है। इसके हाथ से एकदम चाय का कप गिर गया और पूछता है कि आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ देता हूं आपको। ऑटो वाले भाई ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सौरभ? हाँ भैया। अरे किससे पूछ रहा है तू? ये खड़ी है ना ऑटो के पास जो खड़ी है। तू एक काम कर, मेरे साथ अंदर चल, वहाँ अंदर चल के बैठ के बात करेंगे जरा। अरे नहीं नहीं 1 मिनट, ये अभी यहाँ पर खड़ी थी, कहाँ चली गई? अब इसे ऐसा लगा मतलब कि ऑटो थोड़ा इसका क्रॉस डायरेक्शन में खड़ा था, कि वो शायद ऑटो के अंदर बैठी है। भैया मैं 1 मिनट, ये पैसे आप रखो, मैं इन्हें कहीं जाना है तो छोड़ आता हूँ। अरे 1 मिनट सुन तो सही। अब वो ऑटो में बैठा और चल दिया। इन्होंने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और पवन को फ़ोन करा। पवन वो जो इसका दोस्त था ना ऑटो वाला, उसे सारी बातें बताई। ये तो यहाँ से चला गया। पवन आया, पूछा कि किस तरफ गया है, तो उन्होंने कहा घाट की तरफ गया है। अब पवन ने भी अपना ऑटो घाट की तरफ दौड़ा दिया। इसे गए अभी 15-20 मिनट ही हुए थे। ऑटो एक साइड में नीचे ज़मीन पर पड़ा था। ये ऑटो से थोड़ा सा दूरी पर करा रहा था। एकदम पवन पहुंचा, उसको उठाता है। क्या हुआ था पता नहीं मेरे को, और अरे ये ऑटो कैसे गिर गया? अंकल के कितने पैसे खराब हो जाएंगे। भैया 1 मिनट, इसे मदद करो ना। ऑटो पे स्क्रैच कोई नहीं थी, कांच वांच कुछ नहीं टूटा, बस ये मानो कि गिरा ज़रूर था, लेकिन मिट्टी घास की वजह से उसमें उतनी समस्या नहीं आई जितनी आ सकती थी। तू ठीक है? हाथ पे थोड़ी बहुत खरोंचे थी। मैं ठीक हूँ। हुआ क्या था? इसने बताया कि पहली बात तो
मैं जब ढाबे पर पहुंचा था तो पेड़ के पीछे से दूसरी तरफ से कोई औरत है वो जो झांक रही थी। मैं ऑटो में बैठा हूं तो हाँ, एक औरत पहले से बैठी थी। उसका चेहरा गीले बालों से ढका हुआ था। उसके बात करने में मुझे मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा था कि औरत बात कर रही है कि आदमी बात कर रहा है। उसने बस ये बताया था कि यहाँ घाट के आगे वाला जो पानी है, ये छोटी सी जो नदी है, इसके छोर पर छोड़ना है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कि मतलब कहीं तो जाना होगा, कोई कॉलोनी हो, कोई स्टेशन कहीं पर, या बस स्टैंड। उसने कहा नहीं, बस पानी के छोर पर छोड़कर सीधा निकल जा और पलट कर मत देखना। और मुझे ये सारी चीज़ें ना बाद में थोड़ी डरावनी लगने लगी। घाट के पास आकर मेरा ऑटो ज़मीन पर था ही नहीं। मुझे नहीं समझ आया ये सब कैसे हुआ। कोई बात नहीं, अब तू ठीक है बिल्कुल? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको कैसे पता चला? बस मैं इधर से निकल रहा था तो देख लिया। मैं तेरे को घर तक छोड़ कर आऊँगा। अब इसने भी मना नहीं करा कि मुझे घर जाना चाहिए। घर पहुँचा, पवन ने बड़े भाई को सारी बातें बताई। बड़े भाई ने कहा कि अब मुझे नहीं समझ आता कि बाकी के 6 दिन इसे चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। पवन ने पूछा ये 6 दिन वाली बात क्या है? उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे जिनका ये ऑटो चलाता है, उन्होंने कहा है कि 7 दिन चलाना है, वरना इसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाएगा कि उतारे होते नहीं हैं। उन्होंने कहा वो जिसकी बात बता रहे ना, वो मेरा छोटा भाई था। अब काफ़ी ठीक है, लेकिन अब भी उसमें कभी ना कभी ऐसी बात आ जाती है जिसे देखकर लगता है कि भूत प्रेत आत्मा ये सब होते हैं। आपका छोटा भाई था? हाँ, और उन्होंने जो भी बताया वो सब सच है। अगर ये उस ग्रह में फंस गया है तो 7 दिन तो इसे चलाना चाहिए। इसे समझ नहीं आई कि मतलब पहले तो ये लग रहा था कि ये 7 दिन वाला काम करा जाए या नहीं करा जाए, लेकिन अब सामने वही लड़का है जिसके घर परिवार में ऐसी परेशानी हो चुकी है, तो मना कैसे करोगे। माता पिता को ये बोल दिया कि ऐसे ही चलते फिरते स्क्रैच आ गई थी, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं बताई। आपको पता है 5 दिन तक इसने सिर्फ और सिर्फ उसी रोड पे ऑटो चलाया और किसी रोड पर ऑटो नहीं चलाया। एक कागज के खलते से में ना कुछ सिक्के हमेशा इसके ऑटो में रखे मिलते थे 5-6 दिन तक लगातार। जो आखिरी दिन था उसकी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और ये जो खलते में पैसे मिलते थे ना, सिक्के, ये कोई 5-10 रुपये नहीं होते थे। ये मान लीजिए कि अगर लगातार कोई 5 घंटे 4 घंटे जितनी भी देर ये यहाँ पर ऑटो चलाता था, कोई ऑटो बिजी रूट पर चलाएगा, सवारी को छोड़ेगा, तो जितने पैसे बना सकता है उतने पैसे इसके ऑटो में मिलते थे। ये जाकर उन्हें मालिक को दे देता था। इसने अपने पास उसमें से एक सिक्का नहीं रखा। हाँ, उसमें से 10-5 रुपए की कभी चाय पी ली तो पी ली। इसी वजह से इसके साथ वो बड़ी समस्या नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। यहाँ होता क्या है कि जो लास्ट डे था उसमें ये घर से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था देखकर इसे जैसे शादी ब्याह में जा रहा भाई। अच्छे कपड़े, साफ सुथरे और बहुत प्यारा सा बनकर। चलो ठीक है, आदमी काम पर जाता है तो नहा धोकर साफ सुथरा होकर जाना अच्छी बात है, लेकिन ये जो अभी कर रहा है, इसके भाई को डाउट हो गया कि ये क्या चीज़ है। नहाने से पहले ये ना शाम को पहले गया था सलून। वहाँ इसने अपने बाल वगैरह अच्छे से ट्रिम कराए, काफ़ी छोटे बाल करा दिए थे, और उन सभी बालों को इकट्ठा करके एक कागज़ में रखा। कागज़ में रखने के बाद ऑटो में आकर बैठता है। वो जो भगवान की तस्वीर है उसके सामने वो कागज़ रख देता है जिसमें इसने बाल कटाए थे, मतलब बाल लेकर आया था जो सैलून से। और उसको भी, जो बाल इनकी कटिंग कर रहा था, उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या चीज़ कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है। खैर, बड़ा भाई आता है ऑटो में। ऐसे हमेशा इसे बाहर वो आके बाय करता था कि संभल कर चलाना, सब कुछ ठीक होगा, आज लास्ट डे है, इसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। भाई ने पूछा कि ऑटो में ये पेपर कैसे रखा है, कुछ खाने का सामान लेकर जा रहा है क्या? तो ये जब हंसा तो एक आदमी की आवाज़ आई इसके हंसने पर। भाई ने कहा 1 मिनट, ये कैसे बात कर रहा है, तू ठीक है ना? हाँ हाँ भैया बिल्कुल ठीक हूँ। ये कागज़ में क्या है, दिखा तो सही। तो उसने कहा कुछ नहीं है, बाल हैं। क्या है? बाल हैं। हाँ, ये भेंट है मेरी तरफ से, भेंट है। एक काम कर, ऑटो में आज मैं तेरे साथ चलता हूँ। अरे नहीं भैया, इतनी बड़ी कोई गाड़ी बस थोड़ी ना चला रहा हूँ मैं, आप भी मेरे साथ चलोगे फिर सवारी कहाँ बैठेगी? नहीं नहीं, आगे बैठ जाऊँगा मैं तेरे साथ, तू सवारी पीछे बहुत जगह है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। सौरभ फिर से हंसने लगा, और इस बार हंसने में क्लियर आवाज़
एक डरावनी जो हम भूत प्रेत की पिक्चरों में सुनते देखते हैं ना, ऐसी सी थी। भाई ने कहा एकदम हाथ पकड़ लिया, अंदर चल, कोई आज ऑटो चलाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे बदले में मैं चला लूँगा और जो भी समस्या होगी 7वें दिन की वो मैं देख लूँगा, तू अंदर चल। ऑटो तो मैं ही चलाऊँगा ना भैया, आप जाओ अंदर और मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ये कागज़ खोल कर दिखा। अरे कह तो रहा हूँ कि इसके अंदर बाल हैं, और कैसे समझाऊंगा। भाई ने कहा हाँ जो भी है, एक बार ये कागज़ खोल कर दिखा। अब कागज़ जब खोला तो वास्तव में मतलब ये तू अपने बाल कहाँ ले जा रहा है, भेंट है, और अब मेरा समय मत खराब करो। इसने भैया को धक्का दिया, ऑटो में बैठा और चल दिया। अगर ये बड़ा भाई नहीं होता तो इनकी कहानी भी यहाँ तक नहीं आती और न जाने इनके साथ क्या बुरा घट गया होता। बड़े भाई को चिंता हो रही थी। रात में जब इन्होंने सभी ने खाना वगैरह खा लिया तो 9:30-10 बजे के आसपास इन्होंने अपनी साइकिल उठाई और 1 घंटे का सफ़र तय करा, क्योंकि साइकिल से थोड़ा समय ज़्यादा लगता था वहाँ। और ये शमशान घाट और नदी के बीच की जो एक लंबी चौड़ी सी दीवार है, जो कि नदी में पानी आने की वजह से ज़्यादा वो घाट में भी पानी आ जाता था ना, तो वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार सी बना दी थी। उस दीवार से लगकर खड़ा हो गया, साइकिल अपनी साइड रख दी कि आसपास यहीं पर समस्या हो रही है। अब इनको यहाँ डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ एक औरत बीचों बीच रोड पर खड़ी है। उसकी लंबाई है तकरीबन 10-11 फीट की। उसका पैर का पंजा है, वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर का मुंह। आप समझ पा रहे हो, जानवर के 2 मुंह दिख रहे हैं और इतनी लंबी औरत है, लंबे लंबे बाल है, जमीन तक छू रहे हैं, और उसके जो बहुत लंबे बाल में एक चोटी हो रही है, उस पर कुछ घुंघरू बंधा हुआ है जो कि रगड़ खा रहा है, रोड पर आवाज हो रही है। वो इसके सामने से धीरे धीरे होती जा रही थी। ये पहली बार देख रहा है कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। तभी एक ऑटो सामने से निकला और वो जो औरत है उसने इस तरह से हाथ मारा ऑटो में, और वो ऑटो गिरा। जब वो चिल्लाया तो भाई को समझ आया कि आवाज़ मेरे भाई की ही है। अगर इसका भाई ना भी होता, सौरभ ना भी होता, तो अब ये मदद के लिए ही आया था। ये भागा भागा गया। उसके हाथ में बहुत ज़बरदस्त स्क्रैचेस आई हुई थी। उसके पीठ पर एक छाप लगा था। इसकी शर्ट ऐसा लग रहा था जैसे जल गई हो। इसको लेकर सीधा यहाँ से एक डॉक्टर के पास पहुंचा। क्लिनिक में इसको तमाम दवाई वगैरह कराई गई। ये अपने होश में है लड़का सौरभ, और कांप रहा है और डर रहा है, भैया मेरे को छोड़कर कहीं मत जाना, वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार देंगे ये लोग। कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे पास ही खड़ा हूँ। उस दिन के बाद से आज तक इन्हें उसके होने का एहसास तो होता है, लेकिन डर अब वैसा नहीं है। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा कि इसे आराम करवाइए, और पीठ पर लगाने के लिए कुछ मरहम वगैरह दे दिया। कि ये क्या चीज़ है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाथ पक्का निशान हाथ का है और किसी बड़े का हाथ है ये, और बहुत मतलब लंबाई चौड़ाई उसकी बहुत ज़्यादा रही होगी, तभी हाथ इतना बड़ा था। इसकी आप शिकायत कराओ, ये मजाक की बात नहीं है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ये और इसका एक दोस्त है, वो आपस में मजाक कर रहे थे और ये सब हो गया। करे मजाक कर रहे थे इस तरह से? पूरी खाल जल गई है इसकी। हाँ, मैं अभी उसके घर पे जाके उसकी शिकायत करूँगा। आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने दवाई वगैरह जो लिखनी थी लिखी। घर आए, माता पिता को सारी बातें बताई। माँ ने कहा कि सारी बात ठीक है, तू सही है ना, अब कोई परेशानी तो नहीं है। हुआ क्या था ऑटो में ये तो बता। हाँ मैं बताऊंगा, अभी मुझे एक गिलास पानी दे दो। भाभी गई और पानी लेकर आती हैं। भाभी ने कहा कि पहले इसके जो भाई चोट लगी है उस पर थोड़ी मरहम वगैरह लगा दो जो तुम बता रहे हो। इसकी जब शर्ट उतारी गई तो उसमें पीछे कोई भी ऐसा जले हुए का निशान नहीं। शर्ट जली हुई है लेकिन हाथ का निशान वो जो इसके कमर पर बना था पीठ पर, वो नहीं था। नॉर्मल है, बस हल्का फुल्का सा लाल हो रहा है। अब भाई ने मतलब अपनी आंखों से देखा है, डॉक्टर ने उसे देखकर दवाई लिखी है, उस पर थोड़ी सी उन्होंने अपनी तरफ से जो दवाई लगाते हैं शुरुआत में, फर्स्ट एड जो भी होता होगा वो लगाई है। इतनी जल्दी तो ठीक होता नहीं है, कोई भगवान के बेटे तो हो नहीं आप डॉक्टर साहब जो इतनी जल्दी चमत्कार कर दोगे। मम्मी पापा को कहते हैं कि 100% सच बोल रहा हूँ, मैंने ये सब देखा है अपनी आंखों से, और ये भी दर्द में करहा रहा था। हाथ पे जो स्क्रैचेस हैं, चोट हैं, वो तो हैं। 3 उंगली टूटी थी,
यहाँ सिर के पास एक निशान बना था, सब कुछ है, लेकिन वो जो पीठ पर छाप थी वो नहीं। सौरभ ने बताया कि मुझे मिलाकर 4 दुर्घटना और हुई हैं। मैं यहाँ से जब ऑटो चलाने निकल गया था तो 2-3 घंटे ऑटो चलाने के बाद चाय का मन हुआ, ढाबे पर गया तो वहाँ 2 लड़के पहले से ही बैठे थे जिनकी सब मतलब मरहम पट्टी कर रहे थे कि उनके भी दिक्कत हुई है, और दोनों के साथ एक ही तरह से दिक्कत हुई थी। ऑटो में एक महिला है, उसने इनसे रास्ता कहा कि आगे तक का छोड़ दीजिएगा हमें। अभी वो उसके अंदर बैठी है, दोनों लोगों के साथ ऐसे ही हुआ है। उनसे बार बार पूछे जा रहे थे कि आप कोई जगह तो बताओ प्रॉपर कि जाना कहाँ है, बस उसी रोड पे चलते जा रहे थे। तो उसने कहा कि जहाँ मेरा मन होगा वहाँ उतर जाऊंगी, तुझे ऑटो रोकने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को कुछ ऐसा ही बोला है, और जैसे ही इन्होंने पलट कर देखा है तभी ऑटो पलट गया। जो थर्ड वाला था उसने कहा कि मैंने एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, इन सभी को घाट की दीवार पे से बाहर आते देखा, तो मैंने ऑटो धीरे कर दिया। तभी उस औरत ने हाथ का इशारा करा कि स्टेशन तक छोड़ दोगे। तो मेरे को ऐसा मन में आया ही नहीं। पहली बात तो हम कोई भी उधर नहीं चलाता, लेकिन ना जाने आज कैसे सभी के ऑटो उस तरफ मुड़ गए थे, और वो अमावस्या थी जिस वक्त ये सब हुआ है। और हाँ, अमावस्या पर अगर प्रेत में कोई शक्ति 5% है तो वो 100 भी हो जाती है। उन तीनों को मैंने ऑटो में बैठाया है। शीशे में जब मैंने देखा तो तीनों के ही चेहरे नहीं थे। जब वो मेरे ऑटो में बैठे हैं तब वो प्रॉपर इंसान दिख रहे थे जिनसे मैंने बात करी है, लेकिन जब मैंने शीशे में देखा तो उन तीनों के चेहरे नहीं थे। घबरा कर मैं डिसबैलेंस हो गया और मैं फिर गिर गया। सौरभ, तो तेरे साथ क्या हुआ था? भैया मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैं यहाँ से चाय वगैरह पीकर बाहर निकला ही था, ऑटो से तकरीबन 5-10 मिनट की दूरी पर गया था, तभी किसी ने मुझे रोका और कहा कि घाट वाली रोड पर एक सीधा रास्ता पड़ता है, वहाँ छोड़ देना। मैंने उससे 3 गुना किराया बोल दिया भैया। 10 रुपये की जगह मैंने कहा 30 रुपये लगेंगे। वो हंसा और ऑटो में बैठ गया। घाट के पास से एक औरत और एक बच्चा चढ़ा। उसने ही कहा था कि ये यहाँ पर काम करती है और थोड़ा देर हो गई और अपने बच्चे को साथ ही ले आती है। नॉर्मल इंसानों जैसी उसने मुझसे बात करी है। बात करने के बाद वो तीनों बैठ गए और मैंने शीशे में देखकर उनसे बातें करनी शुरू करी। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा था कि ये कोई भूत प्रेत आत्मा है, नॉर्मली बात कर रहे थे। लेकिन उस बच्चे ने हाथों पे कुछ निशान सा बनाना शुरू करा, जैसे कोई कलर वगैरह होते हैं ना, मार्कर या मेहंदी या कुछ भी, अपने पूरे हाथ को बच्चे खेलते नहीं रहते, उस तरह से किया। और जब बच्चे ने ऐसे हाथ मुझे दिखाया तो वो एक आदमी था, मतलब एक आदमी, औरत, बच्चा, ये बैठे हुए थे, लेकिन बच्चे के शरीर पर एक आदमी का चेहरा था। और उसने जब मेरे हाथ पीठ पर मारा है तभी मैं गिर गया। भाई ने कहा कि मैं तेरी बातें सब सच मानने को तैयार हूँ और सच ही होंगी, लेकिन ये निशान हटा कैसे? भैया मुझे नहीं पता। अच्छा, वो जो तू अपने बाल लेकर गया था उसका क्या मतलब है? कह रहा क्या मजाक कर रहे हो, मैं क्यों बाल लेकर जाऊंगा? नहीं, तू सलून गया था, पहले तूने अपने हेयर कटिंग वगैरह कराई और इतने सारे बाल कहाँ छोड़ कर आया, क्या हुआ है, ये सब क्या कर रहा है तू, बताएगा? उसने कहा आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं। माता पिता भाभी सौरभ के बड़े भाई को ये बोलते हैं, अविनाश जी को, कि अपने मन से बातें नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब ये सही है। अब तू आराम कर, सुबह सुबह मंदिर जाके हनुमान जी का धन्यवाद कर। उस दिन के बाद से इनके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन वो जो एक भयानक रात थी वो पूरी जिंदगी को इनके मन में बस गई। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।